मैं वीर सावरकर बोल रहा हूं। मेरे नाम में मौजूद वीर को आप मेरे परिवार के पुश्तैनी नाम मत समझ लेना। ये वीर मेरे देश के वीर पुत्रों ने मेरे द्वारा किए गए कार्यों के लिए दिया गया है। हाँ, मैं वही वीर सावरकर हूं जिसने अंग्रेजों के कृत्य सहकर भी कभी अपने ईमान से नहीं डगमगाया। मैं वही सावरकर हूं जिसने 6000 कृतियां अपनी मातृभूमि भारत माता के लिए जेल में सजा काटते हुए लिख डाली थी। मैं आपको आज सब सत्य बताने आया हूं। मैं अपनी पीड़ा सहन नहीं कर पाता जब मेरे ही हिंदू भूमि के कुछ लोग मुझे अंग्रेजों से माफी और तरह तरह की बातों और नामों से मेरा नाम जोड़ते हैं। मेरे वीर पुत्रों में उस काल खंड का वो प्रहरी हूं जहां मेरे जैसे क्रांतिकारियों को काल कोठरी के कोल्हू में बेल की तरह जोता जाता था और एक अलग प्रकार के क्रांतिकारियों को जेल में तरह तरह की सुख सुविधाओं से अलंकृत किया जाता था। परंतु इसके बाद भी मुझ जैसे कई क्रांतिकारियों को आज भी कुछ क्रांतिकारियों के बीच आपने खो दिया है। इतना ही नहीं, हम पर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप आज भी माने जाते हैं। आज भी भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात पर बहस करते हैं कि वीर सावरकर एक देशभक्त था या देश विरोधी। क्या आज वो लोग भूल गए हैं कि कुछ लोग गुलाम भारत में ऐसे भी थे जो आजादी को महत्व न देकर विदेशों के बड़े बड़े कॉलेजों से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए चले गए थे। उस समय भारत माता कितने कष्ट में थी और वहीं एक मैं भी था जो खुद फ्रांस में एक बड़े कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रहा था। लेकिन वहां भी मैं भारत के लिए आजादी प्राप्त करने की गतिविधियां सर्वोपरि रख रहा था। मैंने आजाद भारत की क्रांति में न सिर्फ अपनी मातृभूमि से बल्कि विदेश की धरती से भी योगदान दिया। मैं वही हूं जिसने 50 साल बाद भी 1857 के वीर क्रांतिकारियों की याद जन जागरण में जगाई। मैं वही हूं जो हिंदू धर्म में उपस्थित कुरीतियों में से एक जातिवाद के खिलाफ बोला। परंतु आज हमारे निम्न वर्गीय भाई बहनों ने भी मुझे किसी की आड़ में भुला दिया है। क्या आज वो व्यक्ति भूल गए कि मैं वीर सावरकर वो व्यक्ति था जिसने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की। मैं ही आज तक के इतिहास में वो पहला क्रांतिकारी था जिसका मुकदमा न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में भी चला। आखिर क्यों हर वर्ग जाति का व्यक्ति मेरी आज बुराई करता हुआ दिखता है? क्यों मेरे बारे में मुझे अच्छा सुनने को इस भूमि से प्राप्त नहीं होता? क्या उपरोक्त सभी कार्य करना मेरी गलती थी? लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अंग्रेजों का सगा और देश का गद्दार कहा गया। परंतु मैं अपने हृदय की गहराइयों से उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे ऊपर आरोपित ऐसे आरोप प्रत्यारोप के बीच भी मुझे समय समय पर याद करते हैं और जन जागरण में भी मेरी स्मृति बसाते हैं। अतः आज मैं आपको उन सभी भाई बहनों की और मेरी स्वयं की ओर से मेरे बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। और मुझे विश्वास है कि आज आपने कुछ एक प्रसिद्ध लोगों के बीच जो मुझे भुला दिया है, उसमें मेरी जानकारी को सुनकर आपकी भारत मातृभूमि के एक और पुत्र की कहानियों की चर्चा जरूर किया करेंगे। मैं विनायक दामोदर सावरकर। मेरा जन्म 28 मई 1883 में महाराष्ट्र में उपस्थित उस समय के नासिक मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाले भागुर ग्राम में हुआ। मेरे पिता दामोदर सावरकर और माता यशोदा सावरकर जो कि एक नासिक के ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। मेरी शुरुआती व कॉलेज की शिक्षा पुणे महाराष्ट्र से ही हुई। वहीं लंदन में पढ़ते हुए मेरी मुलाकात लाला हरदयाल जी से भी हुई, जिनसे मिलकर मेरे हृदय में देश की आजादी को लेकर भक्तिभाव और उमड़ने लगा। और पुनः भारत आकर मैंने क्रांतिकारी आंदोलनों में रुचि लेना प्रारंभ की। मेरे प्रमुख एवं प्रथम आंदोलनों में से एक बंगाल विभाजन के खिलाफ अंग्रेजों का विरोध करना था। फिर मैंने 1907 में इंडिया हाउस लंदन में स्वयं अंग्रेजों के नाक के नीचे स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 50 वर्ष पूर्व शहीद हुए उन वीर क्रांतिकारियों को संपूर्ण देश ने उस दिन याद किया व उसी चेष्टा की अलग दिखाते हुए संपूर्ण देश के क्रांतिकारी पुनः एकजुटता के साथ अपने देश को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ते गए। एवं वर्ष 1904 में मैंने अपने बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ एक भूमिगत सोसाइटी की स्थापना भी करी, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनजागरण को एकत्रित करना था।
तत्पश्चात सन 1909 में मुझ पर पहला मुकदमा चलाते हुए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के विरोध करने पर सशस्त्र विद्रोह की साजिश रचने के जुर्म में सजा सुनाई गई। फिर 1910 में क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ मेरे संबंधों के कारण मुझे गिरफ्तार किया गया, परंतु ब्रिटेन से भारत लाते समय मैं पुनः अंग्रेज अफसरों की पकड़ से जहाज में से कूद निकला व समुद्र में तैरकर अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं तब तक मुझे आजीवन कारावास यानी लगभग 50 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी थी। साथ ही उस समय नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए उकसाने के मामले में मुझ पर एक और अन्य आरोप लगाया गया एवं भारतीय दंड संहिता 121 ए के तहत मुझे राजा के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में 50 साल की जेल की सजा सुनाई गई एवं अंडमान निकोबार की सबसे कुख्यात जेलों में से एक जेल में मुझे बंदी बनाकर डाल दिया गया। अतः दो आजीवन कारावास की सजा पाने वाला मैं वीर सावरकर भारत माता का सचमुच एक वीर पुत्र था, परंतु यही काला पानी की सजा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव था। इसी समय के कारण आज मैं 2 किंवदंतियों में बटा हुआ। मैं आज आपको बताता हूं कि उस समय जेल में मेरे साथ क्या क्या हुआ। वीर सावरकर वे महापुरुष थे जिन्होंने लगभग 6000 कृतियां अपनी मातृभूमि भारत माता के लिए लिख डाली, वो भी कागज पर नहीं, अंग्रेजों के सामने सेल्यूलर जेल की दीवारों पर कलम से नहीं, कंकर, कील और कोयले से। ये कविताएं कभी नष्ट ना हो इसलिए सावरकर ने इन्हें कंठस्थ कर लिया था। वीर सावरकर संसार के एकमात्र ऐसे रचनाकार थे जिनकी पुस्तक 1857 की स्वतंत्र समर को अंग्रेजों ने प्रशासन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि ये वो पुस्तक थी जिसके माध्यम से हमारे वीर सावरकर ने ये सिद्ध कर दिया था 1857 की क्रांति, जिसको अंग्रेज मात्र एक सिपाही विद्रोह मानते हैं, वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वहां जेल में मुझे कई यातनाएं दी गई। कोल्हू की बेल की तरह हर भारी से भारी, मुश्किल से मुश्किल काम मुझ जैसे कई वीर क्रांतिकारियों से करवाए जाते थे। बाकी अन्य क्रांतिकारियों को खूब सुख सुविधाएं अंग्रेजों द्वारा दी गई। वहीं मुझ जैसे कई और वास्तविक क्रांतिकारियों के पैरों में हमेशा लोहे की जंजीर बनी रहती थी। क्रांतिकारियों से प्रतिदिन लगभग 13.5 किलो नारियल से तेल निकालने को कहा जाता था और ऐसा नहीं करने पर बुरी तरीके से अंग्रेजों द्वारा हम पर यातनाएं की जाती थी। बड़े बड़े कमरों वाली जेल में प्रकाश के लिए एक मामूली सा रोशनदान हुआ करता था। बहुत ही गंदे बर्तनों में खाना एवं सीमित मात्रा में ही पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता था। काम पूरा न कर पाने पर बेड़ियों से इस तरह जकड़ा जाता था कि क्रांतिकारियों का नित्य कर्म करना भी संभव नहीं हो पाता था। तरह तरह की बीमारियां जेल में घेर लिया करती थी। वहीं इसका एक और पक्ष देखें तो कई ऐसे कैदी जेल में थे जिन्हें सिर्फ नाम मात्र के लिए जेल में बंद किया गया। उनके लिए एक खास रसोइया अंग्रेजों द्वारा प्रदान किया जाता था। हर दिन पढ़ने के लिए 2 अखबार उनके लिए दिए जाते थे एवं पंखे लगे कमरों में उन्हें रखा जाता था एवं पढ़ने लिखने की पूरी आजादी हुआ करती थी। मैंने जिन यातनाओं को जेल में इतने सालों तक सहा, इतनी यातनाएं दूसरे दर्जे के कैदियों के लिए एक दिन भी सहना मुमकिन नहीं था। जेल के चारों तरफ विशाल समुद्र होने के कारण वहां से कैदी भाग भी नहीं पाते थे एवं वहीं फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेते थे एवं कई कैदी अनशन पर बैठ जाया करते थे, परंतु वीर सावरकर उनमें से नहीं थे। वे जान देने की जगह जान लेने को प्रमुखता देते थे एवं उनका मानना था कि मरने की अपेक्षा जीते जी अपनी मातृभूमि की सेवा करना अधिक लाभप्रद होता है। उस समय जिस प्रकार की पीड़ा व यातना से वीर सावरकर जी गुजर रहे थे, उस सजा व यातना का एक चौथा हिस्सा भी वीआईपी कैदियों के हिस्से नहीं आया, जिनका नाम हम आज बड़ी शान से लेते हैं, जिनके नाम पर छुट्टियां व अवकाश रखे जाते हैं, जिनके नाम पर हवाई अड्डे व पार्कों के नाम रखे जाते हैं। 10 साल बाद जब वीर सावरकर 1921 में काला पानी जेल की हृदय विदारक यातनाओं को झेलने के बाद बाहर आए, तब से हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी ने उनके त्यागों को भूलकर उन पर अंग्रेजों से माफी मांगने के इल्जाम लगाते हैं। अगर 2 टूक कहा जाए तो वीर सावरकर ने कभी भी अंग्रेजों से माफी मांगी ही नहीं थी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 10 साल तक सेल्यूलर जेल की अमानवीय यातनाएं सही हो, उसके बारे में माफीनामा या दया याचिका की बात करना ही आश्चर्यजनक लगता है। दरअसल आज हमें जिस माफीनामा के बारे में बताया जाता है वो सिर्फ सामान्य सी याचिका थी,
जिसे लगाना हर राजनीतिक कैदी के लिए उस समय का एक सामान्य सा कानूनी कार्य था। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष के भाई पारेख घोष व HRA के गठनकर्ता सचिंद्र नाथ के साथ साथ उस समय के लगभग सभी कैदियों ने भी ऐसी याचिकाएं दायर करी थी एवं जिनकी याचिका स्वीकार भी हुई थी। जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में एवं प्रथम विश्व युद्ध के बाद एवं पूरे विश्व में राजनीतिक कैदियों को अपने बचाव में बात कहने के लिए ऐसी याचिकाओं की शुरुआत की गई थी। सावरकर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब जब सरकार ने सहूलियत दी तब तब मैंने याचिकाएं दायर की एवं उन्होंने अपने छोटे भाई नारायण राव को भी कई पत्र लिखे जिसमें भी उनकी लगाई गई याचिका की चर्चा थी एवं कुछ भी नहीं छुपाया। ऐसे में तब भी यदि आप वीर सावरकर को दोषी मानते हैं तो आपको अपनी अंतरात्मा से अवश्य पूछना चाहिए कि एक राजनीतिक कैदी के रूप में आप निरपराध किसी जेल में बंद हो और सरकार आपको बचाव करने का एक मौका दे तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। चूंकि सावरकर का कोई बाहरी उद्देश्य था ही नहीं, उनके जीवन में हमेशा से है बस एक ही उद्देश्य रहा, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता। और उन्होंने जेल जाने के पूर्व और जेल से छूटने के बाद भी वही काम जारी रखा। यदि देखा जाए तो वीर सावरकर ने अपनी याचिका इसलिए दायर करी थी कि वो भारत माता के इस विशाल स्वतंत्रता प्राप्ति के इस विशाल दिव्य यज्ञ में आहुति डालने से कहीं चूक ना जाए, इसीलिए स्वयं को आजाद कराया, ना कि अपने खुद के फायदे के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि उनका जीवन उन यातनाओं को सह सहकर ही जेल में खत्म हो जाए और भारत माता की स्वतंत्रता का लक्ष्य अधूरा रह जाए। और फिर भी यदि आपको विश्वास नहीं है तो 1920 में महात्मा गांधी उन्होंने स्वयं ने अपने लेखों में वीर सावरकर के बारे में लेख लिखे एवं उन्होंने खुद कहा था कि सावरकर को अंग्रेज सरकार के समक्ष अपनी मुक्ति के लिए याचिकाएं लगानी चाहिए। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है क्योंकि स्वतंत्रता व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। और इसके बाद 1921 में सेल्यूलर जेल से वीर सावरकर को लगभग 10 साल सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया। लेकिन वीर सावरकर की भारत भूमि के प्रति इतनी निष्ठा और भक्ति के बदले में हमने उन्हें क्या दिया? सिर्फ महात्मा गांधी की हत्या का दोष। जी हां, नाथूराम गोडसे के साथ महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में 7 और अन्य नागरिकों का नाम आया जिसमें वीर सावरकर भी थे, परंतु उनके खिलाफ पुख्ता सबूत न मिलने के कारण कोर्ट ने उन्हें जल्द ही बाइज्जत बरी कर दिया। पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं कि पूरे संघ परिवार को बहुत समय लग गया कि महात्मा गांधी जी की हत्या के दाग मिटाने के लिए, यहां तक कि फिर आरएसएस ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया। वे हमेशा हाशिए पर ही खड़े रहे क्योंकि कोर्ट के बाइज्जत बरी करने के बावजूद भी समाज के कई व्यक्तियों ने उन पर गांधी की हत्या का इल्जाम लगाया है और आज भी हमारे समाज के कई लोगों ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर रखा है। वो समय समय पर उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं। हमें दुख होना चाहिए कि भारतीय मातृभूमि के लिए इतने वीर कर्मठ लेखक विद्वान नायक को हम एक गद्दार की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं। 8 नवंबर 1963 को उनकी पत्नी यमुना बाई चल बसी एवं उनके 2 साल बाद सितंबर 1965 को वीर सावरकर जी को तेज ज्वर ने घेर लिया। तत्पश्चात उनका स्वास्थ्य गिरने लगा एवं 25 फरवरी 1966 को एक क्रांतिकारी महामना वीर सावरकर जी की आत्मा उनके शरीर को त्याग कर परम धाम चले गई। तप, त्याग, तितिक्षा जैसे गौरवशाली भारतीय मूल्यों को मिट्टी में गूंथ कर एक प्रतिमा बनाई जाए तो उसका नाम होगा वीर विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर कहा करते थे, माता भूमि पुत्रो अहन प्रतितवा है, अर्थात ये भारत भूमि ही मेरी माता और मैं इसका पुत्र हूं। वीर विनायक दामोदर सावरकर हमारे देश के एक नायक थे और हमेशा रहेंगे। उम्मीद है आप सभी को मेरे बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। तो बोलिए भारत माता की जय।